अब हम बात करेंगे सेट और मैप के बारे में। तो ये हमारे 2 टॉपिक्स हैं जो अभी हमें पढ़ने हैं, सेट और मैप। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में सेट और मैप नाम के 2 डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो कि नॉर्मली और लैंग्वेजेस में भी होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर है हमारे सेट्स और मैप्स। तो इन्हीं दोनों को अभी हम पढ़ेंगे। तो नॉर्मली हमारे क्या होते हैं, और लैंग्वेजेस में डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। तो थोड़ी-सी कहानी इनकी अलग है हमारे जावास्क्रिप्ट में, तो उसको हम देख लेते हैं। तो जल्दी से आते हैं अपनी हमारी पीडीएफ में, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेट्स के बारे में कि सेट्स क्या होते हैं। तो पहले यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको पढ़ लें, और जो ये पॉइंट्स लिखे हैं इनको हम सबसे बाद में पढ़ेंगे ताकि हमें थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। जैसे कि हम लोगों ने पहले स्प्रेड ऑपरेटर में करा था कि जो हमारे पॉइंट्स लिखे थे, हमने जब उन्हें बाद में पढ़ा था तो हमें थोड़ा बाद में ज़्यादा अच्छे से समझ में आए थे। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी छोटी-सी यहाँ पे डेफिनेशन है 7-8 लाइन की, हम उसको पढ़ लेते हैं। तो अ जावास्क्रिप्ट सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यूज़। ईच वैल्यू कैन ओनली अकर वन्स इन अ सेट। अ सेट कैन होल्ड एनी वैल्यू ऑफ एनी डेटा टाइप। तो सेट क्या होता है हमारे पास? एक सेट हमारा एक ऐसा कलेक्शन होता है जिसके पास यूनिक वैल्यूज़ होती है। अब ये यूनिक वैल्यू कौन-कौन सी होती हैं? ये यूनिक वैल्यू कोई सा भी डेटा टाइप हो सकती हैं, ठीक है? क्योंकि इसमें लिखा गया है, क्योंकि जो हमारा सेट है वो इज़ अ कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यूज़। इसका मतलब एक वैल्यू सिर्फ़ एक बार अकर हो सकती है। अगर वो वैल्यू दोबारा से आएगी उस सेट में, तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। अब इसकी हम यहाँ से लाइन पढ़ते हैं। In JavaScript, a set is an object that store a collection of unique value of any type. The value can be primitive types such as number, string और boolean as well as object reference. ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि इसमें आप किसी भी टाइप का आप डेटा टाइप डाल सकते हो। वो नंबर, स्ट्रिंग हो सकता है, वो प्रिमिटिव हो सकता है, और नॉन नॉन प्रिमिटिव मतलब कि ऑब्जेक्ट भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। अब इसकी हम लास्ट वाली लाइन पढ़ेंगे। व्हाइल सेट इज टेक्निकली एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, जैसे कि मैंने पहले बात करी थी कि जावास्क्रिप्ट में जो सेट है वो एक ऑब्जेक्ट है। इट इज ऑफन ट्रीटेड एज अ सेपरेट डेटा स्ट्रक्चर और कलेक्शन टाइप बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक बिहेवियर एंड फंक्शनैलिटी। तो क्योंकि जो और लैंग्वेजेस है जैसे सी प्लस प्लस, जावा या फिर पाइथन, तो उसमें क्या करा जाता है कि जो हमारा सेट्स है उनको एक अलग उनको एक अलग डेटा स्ट्रक्चर की तरह पढ़ाया जाता है। इसलिए आप इसको डेटा स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो और आप इसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। ये दोनों के दोनों ही हैं। और इसका जो टाइप ऑफ होता है वो ऑब्जेक्ट ही होता है, इसलिए ये एक ऑब्जेक्ट भी है हमारे पास जावास्क्रिप्ट में। तो अब हम देखते हैं कि अब अपना हम कोड देखेंगे कि कैसे हम किसी सेट को बनाते हैं और उसमें हम कौन-कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट है हमारा सेट, और हम सबसे पहले बनाएँगे एक एम्प्टी सेट। तो चलते हैं अपने कोड में, और सबसे पहले हम बनाएँगे एक एम्प्टी सेट। तो जैसे हम किसी नॉर्मल वेरिएबल का नाम देते हैं, कॉन्स्ट माई सेट नाम देता हूँ उसका, माई सेट। और अब आपको लिखना है इसमें न्यू सेट और पैरेंथेसिस, और ये बन गया आपका एक एम्प्टी सेट। तो उसका हम थोड़ा-सा सिंटैक्स समझ लेते हैं। तो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या है, एक नॉर्मल सा वेरिएबल बनाया गया है, और फिर यहाँ पे आप देखोगे न्यू कीवर्ड यूज़ करा गया है, या फिर आप इसे एक ऑपरेटर बोल सकते हो। न्यू कीवर्ड यूज़ करा गया है, तो न्यू क्या करता है? ये एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है, ठीक है? हमने इसके बारे में पहले ही बात करी है कई बार कि ये जो न्यू होता है, ये एक नया ऑब्जेक्ट बना देता है और वगैरह-वगैरह, ठीक है? तो इसमें ज़्यादा ध्यान देंगे नहीं हम। यहाँ पे लिखा है न्यू और फिर सेट। आप देखोगे सेट में एस जो है वो कैपिटल है, और फिर पैरेंथेसिस, और इसके अंदर आप सेट की वैल्यूज़ लिख सकते हो, ठीक है? तो वापस आते हैं पीडीएफ में। तो ये हो गया हमारा एक एम्प्टी सेट। अब हम देखेंगे कि कैसे हम इसके अंदर वैल्यूज़ को लिख सकते हैं अपनी। तो अब हम देखेंगे कैसे हम इसके अंदर वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। तो आपको उसके अंदर वैल्यूज़ को लिखने के लिए आपको करना है, पहले एक एरे बनाना है। ऑफ कोर्स ये एरे लग रहा है बट ये एरे है नहीं। अब इसके अंदर आपको वैल्यूज़ लिखनी है कोई सी भी। आप जिस भी डेटा टाइप की चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं नंबर टाइप की चाहता हूँ। तो 1, 2, 3, 4, 5 सेव करते हैं, और इसको मैं लॉक करवा लेता हूँ अपने कंसोल में, माई सेट। सेव करते हैं, चलते हैं। आप देखोगे यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5। आपको अभी ये थोड़ा-थोड़ा एरे की तरह लग रहा होगा बट ये एरे है नहीं। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी सेट लिखा आ रहा है। यहाँ देखोगे सेट और 5, ठीक है? तो ये हो गया हमारा एक सेट। अब देखते हैं हम कैसे डिफरेंट डेटा टाइप के साथ हम सेट बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे इस वाले बॉक्स में बहुत सारे अलग-अलग डेटा टाइप का हमने सेट बना रखे हैं। पहला वाला नंबर है, और दूसरा वाला दिखाने के लिए कि इसमें वैल्यूज़ रिपीट नहीं हो सकती। तीसरा वाला स्ट्रिंग वाला है। ये चौथा वाला बूलियन वाला है, और ये जो लास्ट वाला है ये मिक्स है। तो हम भी ये सारे बना के देखते हैं, ठीक है? तो मैं डिफरेंट सेट्स बना लेता हूँ। एक्चुअली मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, और इनके बस मैं नाम चेंज कर दूँगा। यहाँ पे लिख देता हूँ 1, 2, 3 और 4।
अब जो मैं दूसरा जो अपना सेट बनाऊंगा उसको मैं बनाऊंगा स्ट्रिंग वाले से। और अब जो मैं तीसरा बनाऊंगा वो बनाऊंगा मैं बुलियन वाले से, ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो दो ही आ सकती है इसके अंदर वैल्यू, क्योंकि रिपीट नहीं कर सकते हम। अब हम देखेंगे कौन सा, ट्रू फॉल्स 1 2 3 4, और आखिरी है मिक्स। ठीक है, आखिरी हम देखेंगे कैसे हम कोई सा भी डेटा टाइप इसके अंदर डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर कोई नंबर डाल सकता हूँ, मैं इसके अंदर कोई बुलियन वैल्यू डाल सकता हूँ, और मैं इसके अंदर क्या डाल सकता हूँ, मैं इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट भी डाल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट नेम, और यहाँ पे लिख देते हैं ब्लेम, सेकंड नेम एलिमेंट। ठीक है, और अब हम इन सबको प्रिंट करा के देख लेंगे। माई सेट वन, माई सेट वन, माई सेट टू, माई सेट थ्री, थ्री थे ना, हाँ। तो यहाँ पे आप देखोगे सारे के सारे हमने सेट किया है, लॉक करवा लिए अपने कंसोल में। ठीक है, अब यहाँ देखोगे ये पहला वाला सेट है जो हमने पहले क्रिएट करा था सबसे पहले, 1 2 3 4 5 वाला। दूसरा वाला नंबर स्ट्रिंग वाला है, तीसरा वाला बुलियन वाला है, और जो ये चौथा है ये मिक्स वाला है। तो इसको अगर मैं थोड़ा खोल के दिखाऊं तो आप देखोगे इसके अंदर सारी चीजें हमारी कैसे स्टोर हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हो जब जब भी आपका कोई सेट होगा ना, तो यहाँ पे लिखा आता है, देखो सेट। यहाँ पे अगर मैं होवर कर रहा हूँ तो आप देखोगे सेट लिखा आ रहा है, तो हमें पता चल जाएगा ये एक सेट है और ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा बात करते हैं कि अब मैं इसको अब मैं इस बारे में बात करना चाहूंगा कि इसमें जो वैल्यू है वो रिपीट नहीं हो सकती। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये इतना क्लियर करूंगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो सकता है हमें, और इस सबको मैं हटा देता हूँ और माई सेट की बात करते हैं सर। इसे सेव करते हैं। अभी आप देखोगे हमारे पास एक नॉर्मल सा सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 है। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं एक और बार 5 लिखता हूँ, कॉमा लगा के, 5 5 6 6 6 1 4 10। अब मैं इसे सेव करता हूँ, तो इसमें देखो मैंने क्या है, वैल्यूज को रिपीट कर दिया है। ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या होता है, जो हमारा सेट होता है उसकी जो मेन एडवांटेज होती है कि इसका यही होता है कि आप इसके अंदर वैल्यूज को रिपीट नहीं कर सकते। अब अगर मैं जाके देखूंगा तो देखोगे कुछ ऐसा आ जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 और 10। ठीक है, कोई भी वैल्यू उसमें देखो रिपीट नहीं हुई है। और अगर मेरे अपने एरे में जाके देखूंगा तो देखो मैंने 5 कितनी बार रिपीट करा था, मैंने 6 कितनी बार रिपीट करा था, और लेकिन तब भी वो क्या हुआ, उसके अंदर रिपीट नहीं हुए। तो यही सबसे बड़ी जो हमारी बात होती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, आ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यू, मतलब कि हर वैल्यू उसमें यूनिक होगी, मतलब कि कोई वैल्यू उसमें सेम नहीं हो सकती। ठीक है, और इसके अंदर आप कोई सी भी वैल्यूज को डाल सकते हो। तो अभी आप समझ गए हो कि अगर मैं इसके अंदर बहुत सारे ट्रू भी डाल दूं ना, मैं आपको दिखाता हूँ ये करके, ट्रू कॉमा ट्रू कॉमा ट्रू। देखो मैं इसके अंदर 3 ट्रू डालूंगा तब भी वो एक ही ट्रू दिखेगा मुझे। देखो मैं आऊंगा, सिर्फ एक ही ट्रू दिखा, देखो मुझे एक ही ट्रू स्टोर हुआ, उसने और जो ट्रू थे उनको इग्नोर कर दिया। इसका क्या मतलब है कि अगर आप इसके अंदर बुलियन वैल्यू यूज करोगे तो सिर्फ दो ही बार यूज कर सकते हो, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, फॉल्स का एग्जांपल भी हम देख लेते हैं, कॉमा लगा के, फॉल्स कॉमा फॉल्स। अब आप देखोगे, अब हम देखेंगे तो देखोगे तो फॉल्स भी सिर्फ एक ही बार इसमें स्टोर हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ यूनिक वैल्यू को होल्ड कर सकता है, और जो डुप्लीकेट वैल्यूज है उनको वो इग्नोर कर देता है। तो ये ऐसा कुछ हमारा होता है, इसके अंदर कुछ यूनिक वैल्यू होती हैं और वैल्यू रिपीट नहीं होती हैं। अभी हमने कुछ देर पहले बात करी थी, जो हमारा ये सेट होता है ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो क्या कर सकते हो, इसका जो टाइप ऑफ है वो एक ऑब्जेक्ट होगा। मैं यहाँ पे अगर लिख दूं साथ में टाइप ऑफ माई सेट, तो आप देखोगे वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अम, क्या बात बताना भूल रहा हूँ मैं, सेट मेथड्स। ओके, अब हम देखेंगे कि कैसे हम किसी अब हम देखेंगे कैसे हम किसी एरे को, ठीक है ना, देखो जो एरे होता है उसमें वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है। ठीक है, नॉर्मली कोई मैं एक एरे देता हूँ आपको, मैं अभी के लिए सब हटा देता हूँ। मैं एक एरे बनाता हूँ ARR नाम से, और उसको मैं उसके अंदर कुछ वैल्यूज देता हूँ। मैं देता हूँ उसके अंदर 1 2 एक्चुअली मैं इसके अंदर 2 की टेबल देता हूँ, 2 4 6 2 4 6 8 10, और मैं इसमें कुछ वैल्यू रिपीट करूंगा, 10 को रिपीट करूंगा,
2 को रिपीट करूंगा, 4 को रिपीट करूंगा और 8 को रिपीट करूंगा। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ और मैं इसे लॉक करवा लूंगा। तो आपको पता है कि इसका जो आउटपुट है, देखो वो पूरा का पूरा इसको अ, आपको दिखा देगा, आपका जो आपका एरे है, ठीक है, क्योंकि एरे क्या है, वो रिपीट वैल्यू रख सकता है। अब इसको हम यूज करेंगे अपने सेट को इसके अंदर, ठीक है। मैं लिखूंगा अपना कॉन्स्ट न्यू सेट इक्वल टू न्यू सेट, और यहाँ पे अब मैं पास करा दूंगा अपना एरे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, अब मुझे यहाँ पे देखोगे स्प्रेड ऑपरेटर का यहाँ पे यूज करा गया है, ठीक है। अभी देखो वो उसके अंदर आ चुका होगा, तो जैसे ही उसके अंदर आया होगा ना, तो उसने क्या करा होगा, जितनी भी इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी उनको उसने हटा दिया होगा। अब मुझे अगर, लेकिन अगर मैं इसे डायरेक्टली प्रिंट करा लूंगा, देखो अगर इसे डायरेक्टली मैं लॉक करा लूंगा न्यू सेट को, तो अब आप देखोगे हमारा काम तो हो गया होगा। ए इज नॉट डिफाइंड, अच्छा यहाँ पे मैंने ए आर आर लिखना था ना। अब आप देखोगे, तो देखोगे मेरे पास जो, मेरे पास वो है मेरा जो नया बन के आया है मेरे पास एरे, वो तो मेरे पास आ गया, डुप्लीकेट वैल्यूज तो उसमें से हट गई, लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या है, अभी ये एक सेट ही है, ये अभी क्या है, एक एरे नहीं है। मुझे इसको एरे बनाना है, तो क्या करूंगा, मैं इसके अंदर 3 डॉट लगा दूंगा और अब मैं इसे सेव करूंगा। अब क्या देखो, जैसे इसमें 3 डॉट लगा, उसने वैल्यूज की अनपैक कर दी होंगी, ठीक है, वैल्यू अनपैक कर दी, लेकिन मुझे तो ये चाहिए नहीं था, मुझे इसको एरे में चाहिए था, तो मैं इसे एक एरे में बंद कर लेता हूँ, मैं इसे एक एरे में बंद कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने इसे एक एरे में बंद करा, तो आप देखोगे मुझे एक ऐसा एरे मिल चुका है जिसके अंदर भी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही होगी। तो ये काफी ज्यादा एक यूजफुल चीज है सेट का, कि आप इसको एरे के अंदर से डुप्लीकेट वैल्यूज हटाने के लिए यूज कर सकते हो। और छोटा सा तरीका है कि हमने कैसे स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करके हमने ये काम करा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने इस बॉक्स में भी यही बता रखा है। करना आपको कुछ नहीं है। करना आपको करना आपको उसमें कुछ नहीं है, आपको पहले एक एरे बनाना है। पहले आपको इसमें एक एरे बनाना है, फिर आपको उस एरे को सेट में पास कराना है, जैसे हमने यहाँ पे करा लिया। फिर आपको क्या करना है, जो आपको वो सेट है, आपको उस सेट को क्या स्प्रेड ऑपरेटर के साथ यूज करना है एक एरे के अंदर। तो उससे क्या होगा, वैल्यू पहले उसमें अनपैक होंगी, जो भी आई होंगी, ठीक है, ये वैल्यूज आई होंगी, अनपैक हो जाएंगी। फिर उसको एक एरे के अंदर रख दिया, तो वो एक एरे के अंदर आ जाएंगे, ताकि वो एक एरे बन जाए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे का देखते हैं। अब देखेंगे हम कुछ सेट के मेथड्स, की सेट के पास कौन कौन से मेथड है। तो सबसे पहले मेथड क्या है, तो पहले ये सब हटा देता हूँ मैं और एक एम्प्टी सेट बना देता हूँ। एक एम्प्टी सेट मैंने बना दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कैसे हम वैल्यूज को पुश कर सकते हैं, जैसे कि हम एरे में करते थे। आप देखोगे यहाँ पे लिखा भी है, ऐड न्यू एलिमेंट एट द लास्ट ऑफ सेट। तो आपको डॉट ऐड लिखना है और उस एलिमेंट को लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एम्प्टी सेट डॉट ऐड, और सबसे पहले इसमें ऐड करते हैं 4, और इसको मैं लॉक करा लेता हूँ नीचे पे, सेव करता हूँ। अब देखते हैं, तो आप देखोगे 1 उसमें पुश हो चुका है। ऐसे ही सेम मैं क्या करूंगा, डिफरेंट डिफरेंट कराऊंगा, लाइक मैं 10 करा दूंगा, मैं 65 करा दूंगा, मैं एक स्ट्रिंग इसमें दे देता हूँ। तो आप देखोगे उसके अंदर वो सारी की सारी चीजें आ चुकी होंगी। और इसमें भी सेम वही काम करता है कि आप क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दे सकते। अगर देखो मैं जीजी देने की कोशिश करूंगा, तो देखो कुछ ऐसी रहेगा कि जीजी सिर्फ एक ही रहेगा। तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, अभी तक हमें पता चल चुकी है कि सेट के अंदर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं कर सकते हम, ठीक है। जो भी लास्ट वाली वैल्यू होगी वही आएगी हमेशा। तो इस ये वाला पूरा ब्लॉक हमने बात कर ली, इस वाले ब्लॉक की, कि क्या है कि हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते, और अगर हमें किसी भी एलिमेंट को इसमें लास्ट में पुश करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, डॉट लगा के ऐड लगा के लिखेंगे, तो वो लास्ट में पुश हो जाएगा। और आप देखोगे यहाँ पे वो उसने एक सेट बना दिया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे अच्छा साइज, अब देखेंगे साइज। नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे एरे होते हैं उनमें हमारे पास लेंथ होता है कि एरे डॉट लेंथ, स्ट्रिंग डॉट लेंथ। बट जो हमारे पास सेट होता है, सेट में जो हमारा एक मेथड होता है जिसका नाम होता है एक मेथड होता है जिसका नाम होता है साइज। जैसे आप किसी सेट का नाम लिखोगे, डॉट लगा के सेट लिखोगे, आपको उसका क्या मिल जाएगा, आपको उसकी लेंथ मिल जाएगी। और लेंथ क्या होती है, लेंथ या साइज क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। देखोगे साइज इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। तो इसको भी हम देख लेते हैं, छोटा सा ही है वैसे भी।
तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट साइज, सेव करता हूँ। अब आप देखोगे यहाँ पे 4 आ गया है, ठीक है? इसके अंदर 4 है, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है? तो इसके अंदर 4 इसकी लेंथ है, या फिर या साइज कह लो, लेंथ कह लो, बात एक ही है। तो इसके अंदर 4 है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। अब देखते हैं इसके पास एक मेथड है जो उसका नाम है डॉट हैज़। ये बताता है कि कोई एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। इसमें लिखते हैं डॉट हैज़, और अब हम पूछेंगे उससे कि क्या उसके अंदर 5 है। तो क्योंकि इससे देखो आप पूछ रहे हो, तो या तो ये ट्रू करेगा या तो फॉल करेगा। तो उसने फॉल्स कर दिया, वो कह रहा है कि 5 इसके अंदर नहीं है। देख लेते हैं कि क्या इसके अंदर 4 है। तो 4 है पहले नंबर पे ये, ऑफ कोर्स। तो आप देखोगे उसने ट्रू रिटर्न कर दिया क्योंकि उसके अंदर 4 है उस सेट के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं डिलीट कैसे करते हैं किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है डॉट डिलीट, और फिर आपको उसका लिखना है कि कौन सा करना है, ठीक है? 4 लिखोगे और आप उसे दोबारा लॉक कराओगे अपने सेट को, और अब आप देखेंगे, अब हम, तो आप देखोगे उसके अंदर से 4 जो है वो डिलीट हो चुका है। तो इसकी थोड़ी आपको अगर याद हो, जो हम एरे पढ़ रहे थे, तो आई थिंक उसमें पुश है तो पुश होता था, पॉप से क्या होता था, तो उसका लास्ट का एलिमेंट निकलता था। इसमें एलिमेंट को निकालने के लिए आपको बताना पड़ता है कि आपको कौन सा एलिमेंट इसमें से निकालना है, ठीक है? अगर आप इसमें डॉट करके छोड़ दोगे तो आई थिंक ये नहीं होगा, ठीक है? देखो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, डॉट लगा के आप छोड़ दोगे, डॉट एम्प्टी, डॉट डिलीट आई मीन, तो आप देखोगे कुछ भी नहीं होगा। और अगर आप इसमें लिख दोगे लाइक आपको 4 डिलीट करना है, तो वो क्या है, 4 डिलीट कर देगा। लाइन नंबर 8 से ओके, अच्छा इसने ये वो भी दिखा रहा है मुझे कि डिलीट कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप लिख दोगे डॉट क्लियर, तो क्या है, सारे का पूरा सेट एम्प्टी कर देगा। यहाँ पे आओ, लिखो डॉट क्लियर, सेव कर लो। आप देखोगे पूरा का पूरा सेट उसने क्लियर कर दिया, मतलब कि 0 कर दिया। आप ऐसे करके अपने सेट को एम्प्टी भी कर सकते हो, ठीक है? अब हम देखते हैं, क्योंकि आप देखोगे कि ये एक सेट क्या है, एक तरीके का एरे ही तो है, ठीक है? सेट क्या है हमारा, एक तरीके का एरे है। ऑफ कोर्स वो पूरा का पूरा एरे नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि एरे की तरह नहीं है। जैसे कि आप सेट में क्या कर सकते हो, मैं एक सेट बना लेता हूँ पहले, कॉन्स्ट सेट रैंडम, और इसके अंदर मैं कुछ स्ट्रिंग दे दूंगा। तो अगर मुझे, पिछली बार हमने कुछ लैंग्वेजेस वाली बनाई थी, लैंग्वेजेस वाली स्ट्रिंग कहाँ गई, ये रही। इसको मैं कॉपी इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, अपने कोड में आके लिखूंगा न्यू सेट, और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ, एक एक्स्ट्रा हो गया। तो यहाँ पे लाके मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखो इसमें आपको इसमें आप इसको किसी के आप इंडेक्स के साथ इसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है? आप इसमें ऐसे नहीं लिख सकते, देखो कि सेट रैंडम, और ये आप नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर इंडेक्सिंग नहीं होती है। देखो आप अनडिफाइंड आ जाएगा, आप उसे कोई भी एक्सेस करना चाहोगे, 5 करोगे तो भी नहीं आएगा, 0 करोगे तो भी देखो अनडिफाइंड आएगा। तो आप क्या है, इसको एक्सेस नहीं कर सकते इसको यूज करके, जो हम किसी एलिमेंट का जो पोजीशन होती है, जैसे हम एरे में यूज करते थे कि किसी एलिमेंट किसी एरे का नाम लिखा और उसकी पोजीशन लिखी, ये काम हम सेट में नहीं कर सकते। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सारे के सारे प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, एक एक लूप यूज करूंगा, ठीक है? तो इसके लिए हम कौन सा लूप यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए हम यूज करेंगे हमारा फॉर ऑफ लूप यूज करेंगे, क्योंकि अगर हम फॉर इन लूप यूज करेंगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होती है, उसके लिए आपको प्रॉपर्टीज चाहिए होती है। उसके अंदर क्या होना चाहिए, की और वैल्यू पेयर होना चाहिए। तो इसके अंदर तो की और वैल्यू पेयर है नहीं, तो इसमें हम कौन सा यूज करेंगे, फॉर इन लूप यूज करेंगे। तो जल्दी से लिख लेते हैं फॉर लेट आई इन, और उसका नाम जो कि है सेट रैंडम, और यहाँ पे लॉग करवा देंगे अपनी आई की वैल्यू। अब देखो क्या होगा, जो मेरा ये लूप है, ये एक एक करके वैल्यू उठाएगा, इसको रखेगा आई के अंदर, ठीक है? इसको रखेगा आई के अंदर, प्रिंट करेगा, फिर इसको रखेगा आई के अंदर, फिर इसको रखेगा आई के अंदर, और फिर इसको रखेगा आई के अंदर। एक एक करके रखेगा और एक एक करके प्रिंट कर देगा, और सारे के सारे जो एलिमेंट है उनको प्रिंट कर देगा।
अब आप आके देखोगे कंसोल डॉट लॉग। ओके, ये क्यों नहीं हो रहा है? ऑफ, अच्छा मैंने, ओके ओके ओके, मैंने गलती से इन लिख दिया यहाँ पे। तो मैं भी यही बता रहा था कि जो हमारा फॉर इन लूप है वो इसमें काम नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर क्योंकि इसके अंदर की और वैल्यू वाले पेयर नहीं है प्रॉपर्टीज। तो आपको यहाँ पे ऑफ लिखना पड़ेगा। तो ऑफ लिखोगे, जैसे ही आप देखोगे आपका ये लूप चलना शुरू हो जाएगा। देखो HTML CSS JS और पाइथन सारे के सारे उसने प्रिंट कर दिए। तो इन वाला इसलिए काम नहीं कर रहा था क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके अंदर की वैल्यू पेयर नहीं है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, नॉर्मली एक एरे की तरह वैल्यूज है, और जब भी एरे की तरह वैल्यूज होती है तो हमने पहले ही बात करी है कि हमें फॉर ऑफ लूप यूज करना पड़ता है ताकि वो उसको इंडेक्सिंग करा सके। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे वीक सेट के बारे में कि ये वीक सेट क्या होता है। तो वीक सेट क्या होता है? अ वीक सेट इज सिमिलर टू अ सेट एक्सपेक्ट दैट इट इज कंटेन ओनली ऑब्जेक्ट। तो एक ऐसा सेट जो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेगा अपने पास स्टोर, उसको हम कहते हैं वीक सेट। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा भी है यू कैन नॉट इटरेट, ओके ओके, देयर देयर यू फाइंड। हाँ देखो, ये जो हमारा जो सेट होता है, जो हमारे एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे सेट और मैप होता है वो बहुत ज्यादा वाइडली यूज नहीं करे जाते जावास्क्रिप्ट या फिर नॉर्मली। ठीक है, तो इनका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ भी नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं होंगे जावास्क्रिप्ट में, और ये बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में भी नहीं पूछे जाते। लेकिन क्योंकि है तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा, इसलिए हमने इसको पढ़ लिया जल्दी जल्दी। तो अब यहाँ पे देखोगे लिखा भी है, देयर फोर यू विल फाइंड दैट वीक सेट इज रेयरली यूज इन प्रैक्टिस। In fact, you use only a weak set to check if a specified value is in the set। ठीक है, इस काम को हम करके देख लेते हैं एक बार। हम जल्दी से एक इसी के अंदर बना देते हैं। अब देखो यहाँ पे हम बनाएंगे, अब बनाएंगे यहाँ पे हम एक वीक सेट। ठीक है, वीक सेट का मतलब है उसके अंदर सिर्फ ऑब्जेक्ट होंगे। तो क्योंकि देखो इसको अगर मैं डायरेक्टली लिख दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं एंटर मारता हूँ और कुछ ऐसा लिखूंगा। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो फर्स्ट नेम, और यहाँ पे लिख दो ब्लेम, और फिर इसको आप लिख दो यहाँ पे सेकेंड नेम। अब यहाँ पे लिख सकते हो एलिमेंट, और ये नीचे वाले में खाली कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एक हमारा क्या है, ये हमारा एक वीक सेट है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट है। तो कोई भी सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट हो उसको हम बोलते हैं वीक सेट। तो यहाँ पे खत्म हो गया हमारा वीक सेट, और यहाँ पे एक्चुअली हमारा पूरा खत्म हो गया है सेट की इंफॉर्मेशन, कि सेट हमारा पूरा टॉपिक अब खत्म हो चुका है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और मैं देख लेता हूँ कि मुझे कुछ बताना रह तो नहीं गया कहीं। हाँ, देखो ये पॉइंट्स रह गए, पॉइंट्स हमने कहा था हम आखिरी में पढ़ेंगे, तो पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो अब हमने क्योंकि पूरा का पूरा सेट के बारे में पढ़ लिया, तो अब हमें ये आसानी होगी ये पॉइंट को पढ़ने में, जो हमारे 4 पॉइंट दिए हैं छोटे छोटे। अब हमें थोड़ा और अच्छे से समझ में आएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे सेट ओनली अलाउ यूनिक वैल्यू, तो ठीक है, सही बात है, सेट सिर्फ यूनिक वैल्यू अलाउ करता है। अगर आप सिमिलर वैल्यू रखोगे तो क्या है, उसको इग्नोर कर देगा। इफ यू ट्राई टू ऐड अ वैल्यू दैट ऑलरेडी इन द सेट, इट विल इग्नोर। ठीक है, ये वाली बात हमें पता है। तो set are not index, this mean you cannot access value in the set by their position like you can with an array। तो इसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात कर ली थी कि जो सेट है वो उसकी इंडेक्सिंग नहीं होती है, इसलिए आप उसको क्या कर सकते हो, एरे वाले मेथड से किसी भी एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते पोजीशन का नंबर लिख के। ठीक है, तीसरा देखते हैं, सेट कैन कंटेन वैल्यूज ऑफ एनी टाइप इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट। तो हमने ये वाली बात भी पढ़ ली थी कि कोई से भी आप उसको कोई सा भी डेटा टाइप वो रख सकता है अपने अंदर। अब हम चौथा देखते हैं, सेट कैन बी कन्वर्टेड टू एरेज यूजिंग द स्प्रेड ऑपरेटर। तो ये वाला भी हमने देख लिया था यहाँ पे कि कैसे हम उसको स्प्रेड स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करके किसी भी उसको एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपना जो हमारा दूसरा वाला था मैप के बारे में, कि ये मैप भी एक क्या है, हमारा डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं अब हम a map a map hold key value pair where the key can be or can be any data type। A map remember the original insertion order of the keys। A map has a property that represent the size of the map। तो इन जावास्क्रिप्ट द मैप ऑब्जेक्ट, तो मैप भी एक ऑब्जेक्ट है हमारा,
जैसे कि सेट हमारा एक ऑब्जेक्ट था, तो द मैप ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। ठीक है, अभी तक सेट क्या था हमारा, तो सेट था इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यू। तो मैप क्या है, हमारा की वैल्यू पेयर का कलेक्शन है। तो अगर आपको ठीक से याद आ रहा होगा तो ये थोड़ा थोड़ा ऑब्जेक्ट की तरह लग रहा है। ठीक है, की वैल्यू पेयर ऑब्जेक्ट में होती थी, where the key and the values can be of any type. This map object is similar to the object but with some importance difference. ठीक है, तो ये थोड़ा सिमिलर है हमारे ऑब्जेक्ट की तरह, जो हमारे नॉर्मल ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हम एक नया सेट बना सकते हैं। पहले हम सबसे पहले लेंगे खाली सेट, तो लिखेंगे कॉन्स्ट न्यू मैप, और अब ये वेरिएबल का नाम है न्यू मैप मेरे। अब हम देखेंगे कैसे हम इसे डिक्लेयर बनाते हैं। तो लिखना न्यू और मैप, न्यू मैप, और ये बन गया आपका एक आपका न्यू आपका ये बन गया एक मैप। ठीक है, तो ऐसे आप बना सकते हो एक मैप। अब यहाँ पे आप देखोगे सिंटैक्स लिखा हुआ है, कैसे इसके अंदर सिंटैक्स दिया जाते हैं, की वैल्यू पेयर दी जाती है। ठीक है, तो जो इसकी की होती है प्रॉपर्टी, हाँ, तो देखो उसमें डिफरेंस क्या चीज़ है ना, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता था, जो उसमें की होती थी, जैसे कि आप ये देखोगे ये एक की है, तो की क्या होती थी, वो किसी भी डेटा टाइप की नहीं हो सकती थी। उसको सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए था एक जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं, मैंने एक यहाँ पे खाली ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर मैं सिर्फ एक वैल्यू लिखूँ, एक प्रॉपर्टी लिखूंगा। ठीक है, अभी अभी आप इसमें देखोगे ना, इसमें क्या है कि ये जो है, ये की जो है, ये किसी भी डेटा टाइप की नहीं हो सकती। इसको आप डायरेक्टली लिखते हो एज अ की। ठीक है, और जो इसका वैल्यू होती है वो किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है। लेकिन जो हमारे मैप्स होते हैं उनमें उल्टा होता है। आप क्या कर सकते हो, जो आपकी की है आप किसी भी डेटा टाइप की रख सकते हो। आप चाहो तो इसे स्ट्रिंग बना दो, ठीक है, लेकिन ये काम आप ऑब्जेक्ट पे नहीं कर सकते। स्ट्रिंग बना लो, बुलियन बना लो, या फिर आपको जो चाहिए आप वो उसको बना सकते हो। तो उसको पहले पहले मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसका कुछ काम नहीं है। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज देंगे। तो इसके अंदर हम कैसे हम बनाते हैं की वैल्यू पेयर। आपको क्या करना होता है, डिफरेंट डिफरेंट पहले इसके अंदर एरे बनाने पड़ेंगे, एक एरे, एक और एरे। और अब आप अगर इसका सिंटैक्स देखोगे यहाँ जाके, ये देखो यहाँ पे सिंटैक्स लिखा है, तो की वैल्यू आपको कैसे देनी है। तो मान लेते हैं, कुछ ऐसा मान लेते हैं फर्स्ट, और फिर इसकी जो वैल्यू है आपको आपको जो इसकी वैल्यू है वो मिला के देनी है, लाइक 500। आप इसको कोई भी डेटा टाइप दे सकते हो, मैंने अभी रैंडमली ऐसे दे दिया। आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो सेकंड, कॉमा, यहाँ पे मैं कोई बुलियन वैल्यू दे देता हूँ फॉल्स, और इसी को मैं 2-3 बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और लिख देता हूँ यहाँ पे थर्ड, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक स्ट्रिंग जी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फोर्थ, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ कुछ रह गया क्या मेरा, स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, बुलियन हो गया। तो नॉर्मली यही हम यूज़ करते हैं। एक और स्ट्रिंग दे देता हूँ एस, ठीक है, और उसको हम लॉक करवा लेते हैं अपने कंसोल में। अब आप फर्स्ट इज नॉट डिफाइंड, फर्स्ट इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 2, ओके, मैंने क्या मिस्टेक कर दी। एक तो अपनी मिस्टेक ढूंढना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि अपनी अपनी मिस्टेक मिलती ही नहीं है। तो मुझे इसे 2 मिनट देखना पड़ेगा कि इसमें क्या मिस्टेक है। तो अभी मैंने गलती करी थी, वो मैंने ठीक कर ली है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ये फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ लिख दिया था। तो बाय डेफिनेशन क्या होता है, आप मैप में क्या कर सकते हो, आप कोई भी डेटा टाइप दे सकते हो। तो ये कोई डेटा टाइप तो है नहीं, ये तो मैंने स्ट्रिंग लिख दिया। तो यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फॉल्स, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ट्रू। अब आप जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा हमारा कुछ आउटपुट ऐसा। यहाँ पे आप देखोगे मैप लिखा रहा है, इसका मतलब कि ये एक मैप टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, या फिर आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट है।
आप देखोगे कैसे इसने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर इसको स्टोर कर दिया है। ठीक है, तो वापस चलते हैं अब हम अपनी पीडीएफ पे। तो आप देखोगे यहाँ पे एक और हमने मैप बना रखा है, और यहाँ पे क्योंकि सीधी सी बात है, जो हमारे मैप का टाइप होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, तो उसको हम करके नहीं देखेंगे। और फिर हमें इसमें कुछ ओके, हमें इसमें कुछ दे रखा है कि हम कैसे इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं कुछ एलिमेंट्स को। तो डॉट सेट लगा के हम एक और नया इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो पहले उसका नाम लिखना पड़ेगा हमें, मैप का नाम, जो कि हमारा है न्यू मैप डॉट सेट, और इसके अंदर हम दे सकते हैं 400 कॉमा ट्रू। अब आप जाके अपना आउटपुट देखोगे तो देखोगे इसके अंदर 400 कॉमा ट्रू आ चुका है। अच्छा, इसमें एक और बात है कि आप क्या है, ये थोड़ा थोड़ा सेम काम करता है हमारा उसकी तरह, सेट की तरह, कि इसके अंदर भी यूनिक वैल्यू नहीं हो सकती। देखो मैं इसके अंदर एक और यूनिक वैल्यू सेम देने की कोशिश करूंगा, तो देखो नहीं आएगा वो। क्यों? क्योंकि वो यूनिक वैल्यू लेता है सिर्फ। ठीक है, वो वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। अगर वो चीज़ रिपीट हो रही होगी तो वो रिपीट नहीं लेगा, उसको इग्नोर कर देगा दोबारा, जैसे इसमें कर दिया। जैसे अगर मैं इस वाले लाइन को यहीं कॉपी कर दूं और उसे मैं पेस्ट कर दूं, अब आप देखोगे तो मैंने किससे कॉपी पेस्ट करा अभी अभी, ट्रू एस एस। आप देखोगे जो ट्रू एस एस है वो सिर्फ एक ही बार होगा इसमें। तो ये क्या है, मैप में भी हमारा क्या है, आप वैल्यू को रिपीट नहीं कर सकते। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये वाली पूरी बात हमने पढ़ ली कि डॉट सेट लगा के हम किसी भी एलिमेंट को उसमें पुश कर सकते हैं, और लास्ट में पुश होता है, जैसे हमारी नॉर्मली बात होती है। तो जितने भी इसके मेथड्स हैं हमारे पास, जितने भी मेथड्स हमारे पास सेट के, वो एकदम सेम टू सेम है हमारे सेट की तरह। ठीक है, डॉट साइज से हमें उसका साइज का पता चल जाएगा कि उसका कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, डॉट क्लियर से पूरा का पूरा जो हमारा सेट है वो क्लियर हो जाएगा। डॉट डिलीट से आप कोई भी डिलीट कर सकते हो, और डॉट गेट ये लगाओगे तो आप किसी की की लिखोगे तो आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी आगे की। ठीक है, जैसे कि आप कोई लिखोगे, डॉट की लिखोगे आप किसकी, डॉट की फर्स्ट लिखोगे तो आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी 500। तो इसको हम एक बार करके देख लेते हैं एटलीस्ट। यहाँ पे लिखता हूँ लॉग, और हमें क्या लिखना है, हमारे उसका नाम, मैप का नाम डॉट गेट। और जैसे कि मुझे देखना है कि फर्स्ट के पास क्या वैल्यू है। ठीक है, तो उसके पास 500 है, तो आप देखोगे यहाँ पे 500 आ चुका है, मतलब कि हमारा ये कोड काम कर रहा है। तो कुछ ये ऐसे काम करता है हमारा सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, तो एकदम सारे के जो उसके जितने भी इसके मेथड्स हैं, सारे के सारे सेम है सेट की तरह। ठीक है, तो उनको हम देख सकते हैं, और किसी भी मेथड को हमें याद करने की नीड नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप गूगल में जाओगे और आप लिखोगे यहाँ पे सेट मेथड्स जेएस, तो आपको कोई ना कोई आपको देखो वेबसाइट मिल जाएगी। देखो आपको W3 स्कूल मिल जाएगा, आपको GFG मिल जाएगा, और इसके बारे में हम बात करी है बहुत बार। जावा के ट्यूटोरियल देखो, इसमें भी काफ़ी अच्छे से बता रखा है। ठीक है, और W3 स्कूल में देखो काफ़ी अच्छे से बता रखा है, देखो सारी प्रॉपर्टीज बता रखी है, तो आपको कोई भी मेथड आपको याद करने की नीड नहीं है। और ऐसे ही आप देख सकते हो मैप का, तो आप देखोगे मैप के सारे मेथड, आपको कोई भी मेथड याद करने की नीड नहीं है। आपको सारे के सारे मेथड जैसे ऑनलाइन मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट होस्टिंग के बारे में। तो जब भी आप कोई इंटरव्यू देने जाओगे, ठीक है, जैसे कि आप इंटरव्यू देने गए, तो अगर आप 10 इंटरव्यू में बैठोगे, तो उसमें से 9 में आपको जावास्क्रिप्ट होस्टिंग के बारे में पूछा ही जाएगा। ठीक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट होस्टिंग जो पूछा ही जाता है, तो उसको हम काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये कोई कोडिंग चीज़ नहीं है, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे कोडिंग वगैरह का, ये कुछ कोडिंग नहीं, ये बस एक कॉन्सेप्ट है। जावास्क्रिप्ट के बिहेवियर को डिफाइन करता है ये होस्टिंग, कि एक तो जावास्क्रिप्ट का जो बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है। जैसे उसे वो एक्ट करना चाहिए जावास्क्रिप्ट वैसे एक्ट नहीं करता। तो वो एक्ट क्यों नहीं करता, तो उसके बहुत सारे रीज़न हैं, तो उसमें से एक रीज़न ये भी है। तो अभी हम पढ़ते हैं कि जावास्क्रिप्ट होस्टिंग का मतलब क्या होता है और ये क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आप देखोगे पहले इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसे पढ़ लें। तो होस्टिंग इज अ जावास्क्रिप्ट डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ मूविंग डिक्लेरेशन टू द टॉप। JavaScript hosting is a term used to describe the behavior of how variable declaration and function declaration are processed in JavaScript. Hosting refers to the way that JavaScript intercept the code
interrupt the code during the compilation phase before executing it. In JavaScript, variable and function declaration are moved to the top of their respective scope. This means that regardless of where a variable or function is declared in a code block, it is moved to the top of the code block before any code is executed. ठीक है, तो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग बातें इसमें लिखी हैं. It is important to note that only declaration of a variable of or a function is hosted, not its initialization or assignment. In case of a variable declaration, the variable is initialized to undefined by default. ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं इसका क्या मतलब है. तो इस होस्टिंग का क्या मतलब है. जावास्क्रिप्ट क्या करता है. जावास्क्रिप्ट एक कॉन्सेप्ट यूज करता है जिसका नाम होता है होस्टिंग. होस्टिंग क्या करता है, वो आपके जितने भी वेरिएबल डिक्लेरेशन या फिर फंक्शन डिक्लेरेशन है उनको मूव कर देता है उसके स्कोप के टॉप पे. ठीक है, अगर वो किसी इफ एल्स के अंदर है तो उसको उसके अंदर मूव करा देगा, और अगर आप ग्लोबली हो तो वो क्या है, स्क्रिप्ट के सबसे टॉप में उसको मूव करा देगा. तो हम एक एक करके एग्जाम्पल देखेंगे. तो यहां से मैं फंक्शन कॉपी करता हूँ, कॉपी, और यहां लाके पेस्ट. ठीक है, देखो अब इसका क्या मतलब है. तो हम इसका मतलब समझने के लिए पहले देखेंगे फंक्शन में कैसे काम करता है. तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जितने भी डिक्लेरेशन आप कर रहे हो, जैसे फंक्शन डिक्लेरेशन है, तो वो क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट उसको स्टार्टिंग में ही उठा के सबसे ऊपर रख देगा इस डिक्लेरेशन को. इसलिए क्या है, आप फंक्शन को डिफाइन करने से पहले उसको कॉल करोगे तो भी आप देखोगे उसका आउटपुट आपको मिलेगा. नॉर्मली क्या होता है, आप और लैंग्वेजेस में ये काम करने की कोशिश करोगे तो आपको एरर मिल जाएगा. ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप फंक्शन बाद में डिफाइन करो, उसे कॉल पहले कर लो. आप ये चीज सर्च करके भी देख सकते हो गूगल वगैरह में. और अगर आपने पाइथन वगैरह यूज करी है या सी प्लस प्लस यूज करी है तो उसमें आपने देखा होगा कि फंक्शन पहले डिफाइन करते हैं और उसे कॉल बाद में करते हैं. ठीक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या करता है जो जावास्क्रिप्ट है वो ये डिक्लेरेशन उठा के ऊपर रख देता है. ठीक है, इसलिए चाहे आप जो फंक्शन है चाहे बाद में बनाओ पहले बनाओ, उसे पहले कॉल करो या बाद में कॉल करो, जब भी कॉल करो आपका मन है, वो उसकी आपको डेफिनेशन उससे मिल चुकी होगी जावास्क्रिप्ट में. लेकिन ये एक बहुत ही बेकार प्रैक्टिस हो सकती है. आप हमेशा क्या करो, आप ये काम कभी मत करो. हमेशा पहले आप फंक्शन डिफाइन करो और फिर उसे कॉल, और फिर उसे आप कॉल करो. ये एक ज्यादा अच्छा मेथड है. ठीक है, देखो अभी वही काम कर रहा है. तो लेकिन देखो ये चीज इसमें काम तो कर रही है, लेकिन ये चीज काम नहीं करेगी आपके किसमें, फंक्शन एक्सप्रेशन में. मैं दिखाता हूं आपको. मैं इस पूरे फंक्शन को मैं से कॉन्स्ट ए के अंदर डाल देता हूं, और यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देता हूँ. तो आप देखोगे अभी ए मेरा क्या है, एक फंक्शन एक्सप्रेशन है. लेकिन अगर हम उसे पहले रिकॉल कॉल, अगर मैं क्या करूंगा, जो मेरा ए है अगर मैं उसे पहले कॉल करने की कोशिश करूंगा तो मुझे देखो एरर मिल जाएगा, कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन. इसका मतलब क्या है, जो होस्टिंग है वो सिर्फ काम करती है आपके फंक्शन डिक्लेरेशन पे, फंक्शन एक्सप्रेशन पे वो काम नहीं करती. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. अब हम, बड़ा ही छोटा सा ये हमारा टॉपिक था. अब हम देखेंगे कैसे होस्टिंग काम करती है आपके वेरिएबल के ऊपर, वेर, लेट और कॉन्स्ट के ऊपर. तो देखो क्या होता है, ये दोनों के ऊपर ना थोड़ा डिफरेंटली वर्क करती है. वेर के ऊपर अलग काम करती है और कॉन्स्ट और लेट के ऊपर अलग काम करती है. तो जल्दी से मैं कोड कॉपी कर लेता हूं. तो अगर इसमें आप देखोगे, तो पहले मैं ये सब कॉपी कमेंट कर देता हूँ, ये नीचे वाली जो लाइन है. तो देखो वेर के साथ ये कैसे काम करती है. वेर को जो हमारा जो हमारी होस्टिंग है वो क्या करती है, वेर को क्या करती है, अनडिफाइन कर देती है. देखो अगर आपने वेर बाद में बनाया और आपने कॉल उसे पहले कर लिया तो देखो वो उसे अनडिफाइन कर देगी. लेकिन उल्टा, लेकिन जो लेट और कॉन्स्ट है उनको वो क्या करती है, रेफरेंस एरर दे देती है. अभी मैं ये को कमेंट कर देता हूँ और मैं ये अनकमेंट कर देता हूँ. इसका आप आउटपुट देखोगे तो देखोगे इसमें क्या है, रेफरेंस एरर है. तो जो हमारी होस्टिंग है वो दोनों में अलग तरीके से काम करती है. वेर में वो अलग काम करती है और लेट और कॉन्स्ट में वो अलग काम करती है. ठीक है, और ये अलग अलग काम क्यों करती है, तो उसका यहाँ पे आप रीजन देख सकते हो. ये अलग अलग इसलिए काम करती है क्योंकि जो वेर है उसका क्या होता है, ग्लोबल स्कोप होता है,
और लेट और कॉन्स्ट का स्कोप ग्लोबल नहीं होता है। तो कई बार आपसे इंटरव्यू में वाला सवाल पूछा जा सकता है कि ये ऐसे काम क्यों करता है, कि वेयर में ऐसा होता है और लेट और कॉन्स्ट में ऐसा क्यों होता है। इसमें एक और हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये होस्टिंग है, ये सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन को हमारे स्क्रिप्ट के ऊपर पे मूव करती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि आपने बनाया वेर ए इक्वल टू 10 नाम का वेरिएबल। तो जो जावा स्क्रिप्ट है वो होस्टिंग क्या करती है? वो सिर्फ होस्ट करती है वेर ए को सबसे ऊपर। वो आपका जो इनिशियलाइजेशन है उसको ऊपर नहीं ले जाती। वो ए इक्वल टू 10 को ऊपर नहीं ले जाती। वो क्या करती है? सिर्फ वेर ए को ऊपर जाके ले जाके रख देती है। ठीक है? और ऐसी सेम काम होता है हमारा लेट और कॉन्स्ट के अंदर कि आपने भी एक वेरिएबल बनाया लेट बी इक्वल टू 20 नाम का। तो जो होस्टिंग है वो क्या करेगी? जो लेट जो लेट बी है उसको ले जाके सबसे ऊपर आपकी स्क्रिप्ट में रख देगी, ना कि वो क्या करेगी? बी इक्वल टू 20 को ऊपर नहीं ले जाएगी। इसका मतलब क्या है? सिर्फ डिक्लेरेशन को जो होस्टिंग है वो ऊपर ले जाती है और क्या करती है? इनिशियलाइजेशन को ऊपर लेके वो नहीं जाती है। तो यहाँ पे हमारा एक बहुत ही छोटा सा ये कॉन्सेप्ट था हमारा जावा स्क्रिप्ट होस्टिंग का। तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है, इसको काफ़ी इसमें अच्छे से दे रखा है कि ये क्या चीज़ें हैं और ये कैसे काम करती है। तो अब हम बात करेंगे रेफरेंस वर्सेस वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक हमारा बहुत ही अच्छा एक हमारा कॉन्सेप्ट है ये। तो इसको पढ़ने से पहले कि हम देखें कि रेफरेंस वर्सेस वैल्यू का क्या मतलब होता है, इससे पहले हम इसके लास्ट में आएंगे और हम ये चीज़ पढ़ेंगे। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, बिगिंट, सिंबल। प्रिमिटिव यूज स्टैक मेमोरी एंड यू विल गेट द कॉपी ऑफ दैट वेरिएबल। ठीक है, एक ये लाइन हो गई। Non-primitive data type are object, array, date. Non-primitive use heap memory and you will get the reference of that object. तो ये पूरी कहानी ना इसके ऊपर बेस है। ये जो हमारी रेफरेंस वर्सेस वैल्यू है, ये इसी के ऊपर बेस है कि आपका जो डेटा टाइप है वो कौन सी मेमोरी यूज करता है। क्या वो स्टैक मेमोरी यूज करता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे स्टैक मेमोरी यूज करता है, या फिर वो हीप मेमोरी यूज करता है। तो इसके बारे में हम जानने के लिए क्या करते हैं, अपने व्हाइट बोर्ड में चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से पहले से लिख रखा है। तो आप देखोगे, पहले देखते हैं कि कौन कौन से प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट में। तो हमारे पास 7 प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। तो आप देखोगे अनडिफाइंड, नल, बुलियन, नंबर, स्ट्रिंग, सिंबल और बिगिंट। ये 7 के 7 जो डेटा टाइप होते हैं ये होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है। और फिर आप यहाँ देखोगे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन से होते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट, एरे और फंक्शन। तो हाँ, फंक्शन भी एक डेटा टाइप की तरह एक्ट करता है हमारे जावास्क्रिप्ट में। और फिर डेट्स, मैप्स और सेट। तो आप देखोगे जो हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो सारे के सारे क्या है, ऑब्जेक्ट। और जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो क्या है, हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। अब देखो क्या होता है, जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो यूज करते हैं स्टैक मेमोरी को, और जो हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो यूज करते हैं हीप मेमोरी को इन चीजों को स्टोर करने के लिए। तो इससे पहले कि अभी हमें ये चीज तो पता चल गई कि जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं वो स्टैक मेमोरी यूज करते हैं, जो हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं वो हमारी हीप मेमोरी यूज करते हैं। तो हम बहुत ही ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे कि ये स्टैक मेमोरी क्या होती है, ये हीप मेमोरी क्या होती है। आप इनका बस हल्का हल्का देख लेंगे कि कैसे काम करती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैक मेमोरी के बारे में। तो जो स्टैक मेमोरी होती है वो एक प्लेट की तरह होती है। ठीक है। स्टैक का मतलब होता है कि मतलब आप किसी चीज का आप बंडल बना दो किसी चीज का। ठीक है, वर्टिकल बंडल। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देखोगे हमारे पास, ये एक स्टैक है। ठीक है, ये एक स्टैक का एग्जांपल है। आप देखोगे इसके ऊपर जब हम शादियों में जाते हैं या कहीं जाते हैं तो एक के ऊपर एक प्लेटें रखी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक प्लेट है, यहाँ पे दूसरी प्लेट है, यहाँ पे तीसरी प्लेट, यहाँ पे चौथी प्लेट, यहाँ पे पांचवी प्लेट और यहाँ पे छठी प्लेट। तो सेम मैनर में हमारा काम करता है स्टैक। ठीक है, अभी हम स्टैक की बात कर रहे हैं। तो सेम मैनर में हमारा काम करता है स्टैक। एक के ऊपर एक आपको रखनी पड़ती है अपना अपना डेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ये कैसे रखा जाता है। तो ये जो स्टैक होती है कैसे काम करती है। हाँ, तो अब देखेंगे कि जो हमारी स्टैक है वो कैसे काम करती है। तो सबसे पहले आपके पास एक एम्प्टी स्टैक होती है। फिर आप उसमें क्या करते हो, आप उसमें कोई एक, जैसे कि ए इक्वल टू 1 है, तो आपने उसमें ए इक्वल टू 1 पुश कर दिया। ठीक है, तो सबसे नीचे जाके वो चले जाएगा। फिर आपको उसमें 2 पुश करना था, तो आपने 2 पुश कर दिया, तो आप देखोगे 2 उसके ऊपर आ गया। फिर 3 इसके ऊपर आ गया। ठीक है, अब आप अभी आप जो ये तीसरा वाला ये देखो, यहाँ पे देखोगे तो आप देखोगे इसके ऊपर ये स्टैक मेमोरी के क्यों बोली जाती है, क्योंकि उसके ऊपर
एक के ऊपर एक चीजें रखी जाती हैं, और फिर जब आपको कुछ निकालना है तो आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। अब क्या है, देखो जैसा प्लेट्स हैं, अब आप क्या करते हो जब शादी में कहीं जाते हो, या फिर ये जो प्लेट्स हैं, इनको आप ऐसा तो है नहीं कि सबसे नीचे वाली निकाल दोगे, पहली नंबर वाली। आप क्या करोगे, सबसे ऊपर वाली निकालोगे, पहले 6 निकालोगे, फिर 5 निकालोगे, फिर 4 निकालोगे, फिर 3 निकालोगे, फिर 2 निकालोगे, और फिर 1 निकालोगे। सेम टू सेम हमारा यही काम स्टैक में भी होता है, आप डायरेक्टली 1 नहीं निकाल सकते स्टैक में, ठीक है। आप क्या करोगे, जो सबसे ऊपर है पहले उसे निकालोगे, इसलिए पहले आप 3 निकालोगे, फिर आप 2 निकालोगे, और फिर आप 1 निकालोगे। तो आप यहाँ देखोगे, जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ हमारी इमेज है, उसमें भी हमारी जो स्टैक मेमोरी उसको बहुत अच्छे से बताया गया है कि पहले एम्प्टी थी, फिर 1 पुश करा, फिर 2 पुश करा, और फिर 3 पुश करा, और फिर जब हमें बाहर निकालना तो हमने पॉप, तो बाहर निकालने को पॉप कहते हैं हम लोग। फिर हमने पॉप यूज करा, फिर हमने 3 निकाल दिया, ठीक है। ये होती है हमारी स्टैक मेमोरी, यहाँ तक थी हमारी स्टैक मेमोरी। तो उसको बहुत ज्यादा डेप्थ में जानने की नीड नहीं है हमें, बस हमें इतना समझना है कि स्टैक मेमोरी क्या है, एक के ऊपर एक होती है, और क्या होता है, उसके अंदर 2 ऑपरेशन होते हैं हमारे, एक होता है पुश और एक होता है पॉप। पुश से क्या होता है, हम कोई भी चीज को स्टैक के अंदर डालते हैं, और जब हमें कोई भी चीज स्टैक से बाहर निकालनी होती है तो हम पॉप यूज करते हैं। और किसी भी एलिमेंट को हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, पहले हमें हमेशा ऊपर वाला निकालना है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जो आपका एलिमेंट आपने सबसे पहले डाला, जैसे कि इसमें देते हैं नंबर 1, तो फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है। इसको कुछ ऐसे कहते हैं, फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है। ये फिलो होता है आई थिंक, जो भी होता है मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, बट कुछ ऐसी होता है, ठीक है। फर्स्ट इन लास्ट आउट मतलब जो पहले डाल रहे हो वो सबसे बाद में निकलेगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, लीफो होता है एक। तो लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। जो आप आखिरी में डालोगे वो सबसे पहले निकलेगा, और जो आप सबसे पहले डालोगे वो सबसे आखिरी में निकलेगा। तो अगर यहाँ पे मैं कुछ लिख दूं उसको ऐसे, थोड़ी जगह बना के यहाँ नीचे पे लिख देता हूँ, फर्स्ट इन लास्ट आउट, इसका मतलब जो पहले आएगा वो सबसे आखिरी में जाएगा। फर्स्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जो सबसे आखिरी में आएगा वो सबसे पहले जाएगा। जैसे कि इसमें देख सकते हो, हमने 3 सबसे आखिरी में डाला था, तो सबसे पहले जब निकालना था तो 3 निकाला हमने, और जो 1 देखो, 1 हमने सबसे पहले डाला था, तो सबसे लास्ट में उसको निकाला। तो ये होता है हमारा ये, और ये होता है हमारा ये, फर्स्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। 2 ऑपरेशन होते हैं हमारे इसके अंदर, क्या होते हैं, पुश से आप कोई भी चीज स्टैक के अंदर डालते हो, और पॉप से आप कोई भी चीज स्टैक से बाहर निकालते हो। अब हम इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वरना ये टॉपिक इसी के ऊपर चले जाएगा, और ये हम भटक जाएंगे कि रेफरेंस वर्सेस वैल्यू क्या होती है, और हम बिल्कुल स्टैक वगैरह पढ़ना शुरू कर देंगे। तो उसके बारे में इतनी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। अब बात करते हैं हीप मेमोरी के बारे में। तो यहाँ आप देखोगे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दे रखा है कि देखो यहाँ पे एक जेएस का कोड दे रखा है, और इसमें बता रखा है कि चीजें कैसे स्टैक में स्टोर होती हैं और कैसे चीजें हीप में स्टोर होती है। देखो ये चीज हीप है, ठीक है, ये वाली हीप है। अब यहाँ देखो कि कितने अच्छे से बता रखा है। तो हीप में क्या होता है, उसका रेफरेंस लिया जाता है, जो भी आप डालते हो हीप के अंदर उसका रेफरेंस लिया जाता है। लेकिन जो स्टैक है, स्टैक में कोई उसका रेफरेंस नहीं लिया जाता, उसको एक के ऊपर एक रखा जाता है। और इसमें एक और जानने वाली बात क्या है, थोड़ा वापस चलते हैं हम लोग। हाँ, तो यहाँ पे वापस आ गए। तो जो हमारे जो हाँ, देखो जो हमारी स्टैक मेमोरी होती है, ठीक है, मतलब कि जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, उसकी आपको एक कॉपी दी जाती है, फिर आप उस कॉपी को ही मॉडिफाई करते रहते हो बार-बार, ठीक है। और जो हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, मतलब कि जो हीप यूज़ करते हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट, उनको क्या दिया जाता है? उनको दिया जाता है रेफरेंस दिया जाता है हीप के अंदर, ठीक है। रेफरेंस क्या चीज़ होती है, और ये कॉपी क्या चीज़ होती है? देखो रेफरेंस क्या होता है, किसी भी चीज़ का एक रेफरेंस दिया जाता है, किसी एक ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ के देखोगे हमारी पीडीएफ में तो बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, यू विल गेट द कॉपी ऑफ दैट वेरिएबल, यू विल गेट द रेफरेंस ऑफ दैट वेरिएबल। तो रेफरेंस और कॉपी में यही अंतर होता है कि देखो रेफरेंस क्या होता है कि हमारी जो हीप होती है, जो हमारी हीप होती है वो कुछ ऐसी होती है, ठीक है। इसके अंदर हीप है और फिर इसके अंदर एक आपने ऑब्जेक्ट डाल दिया, ठीक है। अब इसका रेफरेंस होगा ना कुछ, इसकी मेमोरी नहीं होती, इसकी इसका रेफरेंस होता है, इसका होता है रेफरेंस। लेकिन जो आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है उनका क्या होता है, उनकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे बहुत छोटी सी बात हमने समझ ली। अब वापस से अपने हम पीडीएफ में चलते हैं समझने के लिए। अब देखते हैं कि ये रेफरेंस और वैल्यू होता क्या है। तो यहाँ ये बस छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि ये क्यों होता है वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि रेफरेंस वर्सेस वैल्यू क्या होता है। तो हम यहाँ पे
पहले ये वाला ब्लॉक पढ़ते हैं। तो इन जावास्क्रिप्ट वेरिएबल कैन होल्ड आइदर प्रिमिटिव टाइप और referenced values. Understanding the difference between them is important as it affects the how variable are copied and passed around your code. Primitive, अब ये वाला पढ़ते हैं। प्रिमिटिव वैल्यूज, तो अभी हमने पढ़ लिया कि प्रिमिटिव वैल्यूज कौन सी होते हैं, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, आर स्टोर्ड डायरेक्टली इन मेमोरी एंड हैव अ फिक्स्ड साइज। When you assign a primitive value to a variable or pass it as an argument to a function, a copy of the value is created, जिसकी बात कर रहा था मैं कुछ टाइम पहले कि जो हमारे primitive data type होते हैं उनकी आपको एक कॉपी मिलती है, is created and assigned to the new variable. Any changes made to the new variable will not affect the original value. ठीक है, अब यहाँ पे रेफरेंस के बारे में देख लेते हैं। reference value example object array function are stored as a reference in the memory। ठीक है, तो अभी हमने बात करी थी कि हीप मेमोरी में वो रेफरेंस की तरह उन्हें लिया जाता है। rather than the actual value itself when you assign a reference value to a variable or pass it as an argument to a function, the variable or the parameter receive a reference to the original value rather than a copy of the value. Any changes made to the new variable will affect the original value। तो यहाँ तक अभी तक आपको बड़ा ही कंफ्यूजन हो गया होगा कि क्या रेफरेंस है, क्या वैल्यू है, क्या प्रिमिटिव डेटा टाइप है, क्या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है। तो जब भी आपको कंफ्यूजन होता है तो आपको पता है हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कोड, क्योंकि कोड से सारी चीजें समझ में आती हैं अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये कॉपी करूंगा और यहाँ लाके अपने कोड में पेस्ट करूंगा। यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ और यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस। अब अभी हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, या फिर जो हमारी वैल्यू वाली बात है उसको हम समझेंगे, ये वैल्यू कैसे स्टोर होती है। तो इसको कई कई बहुत सी बार हम कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस बोल देते हैं। नॉर्मली हम इसे वैल्यू वर्सेस रेफरेंस बोलते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि वैल्यू का क्या मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक कोड लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे बस हमारे पास एक कोड लिखा है जिसमें कि हमने दो वेरिएबल बना रखे हैं, एक x नाम का वेरिएबल बना रखा है और एक y नाम का वेरिएबल बना रखा है। और फिर हमने क्या लिखा है, हमने x में दे दिया 5। ठीक है, x में दे दिया 5 और फिर हमने क्या लिखा, y इक्वल टू एक्स। इसका मतलब y के अंदर वैल्यू आ जाएगी x की। तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा मेरा 5। ठीक है, y हो जाएगा मेरा 5 और x है मेरा 5 पहले से। ठीक है, दोनों 5 5 हो गए। फिर मैंने ये वाली लाइन में आके ये मैंने लाइन नंबर 6 में आके क्या कहा कि y इक्वल टू 10। ठीक है, तो अब y की वैल्यू कितनी होगी, 10 हो गई। तो अब जब आप वैल्यू को लॉक कराओगे तो x की वैल्यू कितनी है, 5, और y की वैल्यू कितनी है, 10। ठीक है, तो बड़ी छोटी सी बात थी ये। तो यहाँ ये दिखाने के लिए कि कैसे काम करती है आपकी कॉल बाय वैल्यू, कैसे काम करती है, या फिर प्रिमिटिव डेटा टाइप, या फिर आप हम समझ सकते हैं कि स्टैक कैसे काम करता है। ठीक है, अब देखो y इज नाउ अ कॉपी ऑफ x। ठीक है, तो क्या होता है जब भी आप प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ कुछ भी काम करते हो ना, तो आपको हमेशा एक नई कॉपी दे दी जाती है, पुरानी वाली वैल्यू आपको नहीं दी जाती। इसलिए आप इसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी ये वाली बात आपको मेरी समझ में नहीं आ रही होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो उसके लिए मैं आपको एक और चीज एग्जांपल दिखाऊंगा। अब मैं लूंगा एक नॉन प्रिमिटिव, मतलब कि ऑब्जेक्ट लूंगा मैं, एक ऑब्जेक्ट लूंगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और सेव करते हैं। अब देखो, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये वैल्यू वर्सेस रेफरेंस का क्या मैटर है और क्या इसका मीनिंग है। अब देखो, अब क्या है, अब हम एक रेफरेंस वैल्यू ले रहे हैं। रेफरेंस वैल्यू मतलब कि एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है हमारे पास। तो हमने यहाँ देखो एक एरे बनाया, एरे के अंदर हमने लिख दिया 1 2 3। ठीक है, और फिर हमने एक और एरे बनाया जिसका नाम था एरे 2, और उसमें हमने क्या लिखा, एरे 2 इक्वल टू एरे 1, एरे 2 इक्वल टू एरे 1। अभी आपको क्या लग रहा होगा कि यहाँ पे इसकी कॉपी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमने बात करी थी कि रेफरेंस में कॉपी जनरेट नहीं होती, वो पॉइंट करता है रेफरेंस उस ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो एरे 2 है वो पॉइंट करेगा एरे 1 पे, और एरे 1 क्या है, देखो एरे 1 ये है मेरा। ठीक है, और इसमें उल्टा हो रहा था, इसमें क्या रहा था, उसकी आपको कॉपी जनरेट करके दे दी जा रही थी कि ये लो आप एक कॉपी ले लो उसकी, ये लो आप इसकी एक कॉपी ले लो। ठीक है, ये लो आप इसकी एक कॉपी ले लो। यहाँ पे क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप में आपको एक कॉपी दे दी जा रही थी, फिर आप उस कॉपी को मॉडिफाई कर रहे थे। अब इसमें क्या होता है, रेफरेंस वैल्यू में नॉन प्रिमिटिव या फिर रेफरेंस में क्या होता है कि आपको उस वैल्यू का, उस ऑब्जेक्ट का आपको रेफरेंस दिया जाता है। रेफरेंस का क्या मतलब होता है, रेफरेंस मतलब कि पॉइंट करना। ये ऑब्जेक्ट पॉइंट देखो, इसमें लेट एरे इक्वल टू एरे 1, तो ये किसको पॉइंट करेगा, एरे 1 को, मतलब कि ये इसे पॉइंट करेगा, ये कोई कॉपी नहीं बनाएगा, ये बनाएगा एरे 1 को, ये एरे 1 को पॉइंट करेगा।
इसका ये मतलब है कि अगर मैं एरे 1 के अंदर कोई सा भी चेंज करूंगा तो एरे 2 भी मेरा चेंज हो जाएगा। और मेरे तीसरे स्टेप में यही दिखाया गया है कि एरे 2 डॉट पुश 4, ठीक है। थोड़ा इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। अब मैंने दोनों एरे देखो प्रिंट करा रखे हैं, आप देखोगे तो दोनों एरे मेरे पास आ रहे हैं। अब देखो मैं सिर्फ चेंज करूंगा किसमें, ऊपर वाले एरे में 4 कर दूंगा। आप देखोगे दोनों में 4 हो गया, ठीक है। मैं करूंगा 5, तो देखोगे दोनों में 5 हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये रेफरेंस है, मतलब कि वो वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहा है, कॉपी वॉपी कुछ नहीं कर रहा वो। दोनों के दोनों एरे जो है एरे 1 को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं दोबारा से वो वाला कोड ले आता हूं जो मेरा ये था पुश वाला। अब अगर आप देखोगे, अभी मैंने क्या करा, एरे 2 के अंदर पुश कर दिया। अच्छा कुछ और पुश करते हैं, 4 तो पहले से पुश है, 10 पुश करते हैं। अब मैं सेव करूंगा तो आप देखोगे मैंने एरे 2 के अंदर 10 पुश कर दिया। अब देखो दोनों के अंदर पुश हो गया, ठीक है। अब ये चीज बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगी कि वो दोनों के अंदर कैसे पुश हो गया। ये काम पहले तो नहीं हो रहा था। अगर आप ध्यान से देखोगे, जब हम इनके साथ खेल रहे थे, ये हमारे जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो इनके अंदर ये काम नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे देखो मैंने एक एरे को करा, ठीक है, मैंने एक एरे को थोड़ा मॉडिफाई करा, दूसरा एरे, दोनों के दोनों एरे मॉडिफाई हो गए। ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि देखो एरे तो एक ही है यार, देखो एरे तो हमारे पास एक ही है। और जितने भी आप जहां जहां यूज कर रहे हो ना, हर जगह इसी को यूज कर रहे हो। मतलब कि आपने अगर लिखा है एरे 1, तो ये पॉइंट कर रहा है इसकी तरफ। और फिर आपने क्या करा, एरे 2 को आपने मॉडिफाई कर दिया, तो एरे 2 को जब आपने मॉडिफाई करा तो वो तो रेफरेंस है ना, वो तो रेफरेंस है। तो रेफरेंस क्या करता है, वो जाके डायरेक्ट वैल्यू को चेंज कर देता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको ये आउटपुट मिल रहा है। तो आई थिंक मेरी ये बहुत छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बहुत कोई बड़ा ये कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका बस इसको मैं थोड़ा आखिरी में थोड़ा शॉर्ट समरी देना चाहूंगा कि जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे पास होते हैं, थोड़ा मैं अपने इसमें आ जाता हूँ, यहाँ देखते हैं, ठीक है। थोड़ा एक हम इसका थोड़ा शॉर्ट वर्जन या रिवीजन टाइप करते हैं कि देखो हमारे पास जितने भी हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, जितने भी हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं वो हमारी स्टैक मेमोरी को यूज करते हैं, ठीक है। और हमें क्या होता है, उन ऑब्जेक्ट, हमें उन वेरिएबल्स की क्या मिलती है, हमें उन वेरिएबल्स की हमेशा कॉपी मिलती है। इसीलिए अगर हम किसी एक चीज को चेंज करते हैं तो उसके पुरानी चीजों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि क्या है, उसका आपको क्या दिया जाता है, कॉपी बना के दे दी जाती है। लेकिन यही उल्टा काम होता है आपके साथ नॉन, आपके पास होता है ये नॉन प्रिमिटिव में। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या करते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज करते हैं हीप मेमोरी, ठीक है। हीप मेमोरी में आपको दिया जाता है रेफरेंस। इसका मतलब कि अगर आप एक भी चीज को चेंज करोगे तो अगर कोई और ऑब्जेक्ट या कोई और एरे उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा होगा और आपने अगर उसको ही चेंज कर दिया तो सारी की सारी जगह चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि क्या है, रेफरेंस लिया जाता है, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट एक ही है, ऑब्जेक्ट मेरा एक ही है और इसकी आपको कॉपी नहीं दी जा रही है, आपको इसका रेफरेंस दिया जा रहा है कि देखो कि वो चीज वहां पे है, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी चीज का रेफरेंस देते हो तो आप उसको जाके डायरेक्टली चेंज कर रहे हो मेमोरी में, ठीक है। इसका मतलब जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी चेंजेस करोगे तो डायरेक्टली आप उस ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजेस कर रहे हो। लेकिन जब आप प्रिमिटिव डेटा टाइप में कुछ चेंजेस करोगे, इसका मतलब कि आप उसकी कॉपी के अंदर चेंजेस कर रहे हो जो कि आपको जावास्क्रिप्ट ने दी है। तो आई थिंक ये काफी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा, बट ये बहुत छोटा सा मेरा टॉपिक था। तो आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी, वैल्यू वर्सेस रेफरेंस वाली। तो एक बार इस कोड को भी बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ही, ये कोड भी बहुत ही अच्छा है। हम बात करेंगे हमारे 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट मेथड के बारे में, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, ऑब्जेक्ट डॉट कीज और ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज। तो ये वाला सेक्शन मैंने बाद में ऐड करा है, तो ये जो ब्रेक एंड कंटिन्यू है ये इसके बाद मैंने ऐड करा है। एक ही पेज का है, तो आप देख लेना ये लाइन, तो ये पेज नंबर 33 पे। तो इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसमें हम 3 ऑब्जेक्ट मेथड के बारे में बात करेंगे, जो कि है हमारे ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, ऑब्जेक्ट डॉट कीज और ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं यहाँ पे इसके बारे में। In JavaScript, object.entries, object.keys, and object.values are methods that allow you to extract data from an object in different ways. These methods are useful for iterating over the properties of an object or extracting specific data from an object. तो अभी हमें पता चल गया कि ये 3 हमारे एक मेथड होते हैं जो कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगा सकते हैं। तो अब ये तीनों के तीनों मेथड हमारे करते क्या है? तो जो हमारा
ऑब्जेक्ट डॉट कीज है वो एक एरे रिटर्न करता है हमारे ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज नेम का, मतलब कि जो उसकी कीज है उनके नाम की एक प्रॉपर्टी एक एरे बना के दे देता है। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या करता है, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज क्या करता है, वो हमें एक एरे रिटर्न करता है जो ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज होती हैं। ठीक है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है, की वैल्यू पेयर। तो जो ये ऑब्जेक्ट डॉट कीज है और जो ये ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज है, तो जो ऑब्जेक्ट डॉट कीज है वो एक एरे बना देती है जो जो कि उसकी कीज होती है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज है वो क्या करती है, एक एरे रिटर्न करती है जिसके अंदर की वैल्यूज होती है ऑब्जेक्ट की। अब ये एक और इसमें इंटरेस्टिंग आता है काफी, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, ये क्या करती है, ये की वैल्यू पेयर बना के आपको दे देती है। ठीक है, तो ये भी काफी अच्छी चीज है। तो इसको हम एक एक करके देखते हैं कि ये कैसे हमारी काम करती है हमारे कोड में। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हम देखेंगे हम ऑब्जेक्ट डॉट कीज और ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज कैसे काम करती हैं। तो आप अगर यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आओगे तो पहले हम एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। लिखने से अच्छा है कि मैं ऑब्जेक्ट कॉपी कर लूँ, कॉपी और यहाँ पे लाके पेस्ट। तो यहाँ देखोगे मेरे पास एक नॉर्मल सा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर की मेरे पास कुछ डेटा है, कुछ कीज वैल्यूज है और कुछ प्रॉपर्टीज है। तो फुल नेम है, ईमेल है, एजुकेशन है, ब्रांच है, सिटी है, जॉब है, एक्सपीरियंस है और फुल स्टैक है। ठीक है, तो मेरे पास कुछ इसके अंदर मेरे पास कुछ वो है वैल्यूज। अब हम देखेंगे कि कैसे हम यूज कर सकते हैं अपनी ऑब्जेक्ट डॉट कीज और ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, कैसे हम इसके ऊपर यूज कर सकते हैं अपने। तो जल्दी से हम क्या करेंगे, हम एक दो वेरिएबल बना लेंगे, कॉन्स्ट ए और एक बनाऊंगा कॉन्स्ट बी। ठीक है, और फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट जिसमें फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट जिसमें कि ओ कैपिटल होगा, डॉट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, कीज। और यहाँ इसके अंदर ऑब्जेक्ट का नाम दे देंगे, तो हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है पर्सन, पर्सन नाम दे दिया। और सेम टू सेम हम इसमें करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज और फिर पैरेंथेसिस लगा के और इसके अंदर ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है पर्सन। अब देखो ये क्या करेगा, ये जो कुछ ये देखो बहुत आसान सा काम करेगा। ये ए के अंदर एक एरे बनाएगा और बी के अंदर एक एरे बनाएगा। ठीक है, एरे बनाएगा और उनके अंदर क्या क्या देगा, देखो जो ऑब्जेक्ट डॉट कीज है, जितनी भी कीज हैं, ये देखो ये एक की है, 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 ये एक की है और ये एक की है। इन सारी कीज को उठा के वो क्या करेगा, इस वाले ए के अंदर डाल देगा। देखो फुल नेम डाल देगा और मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा, बहुत कम जगह है। तो जो ए है उसके अंदर ये सारी की सारी की आ जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, बी की। बी के अंदर क्या होगा, आप देखोगे उसके अंदर क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज। तो वो क्या करेगा कि जितनी भी आपकी वैल्यू है, ये देखो ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, इन सारी वैल्यूज को उठा के वो बी के अंदर डाल देगा। अभी हम क्या करेंगे, हम इनको प्रिंट करा के देखते हैं एक बार, कंसोल डॉट लॉग। और मैं क्या करता हूँ, एक एक बार ए प्रिंट कराता हूँ और एक बार बी लॉग करवाता हूँ। वापस चलते हैं अपने ब्राउजर में, तो अब देखोगे, अब देखो उसने पूरा का पूरा एक एरे बना के हमें वापस दे दिया। ठीक है, देखो 0 नंबर पे ये है, 1 नंबर पे ये है। तो ये कौन सा है मेरा, ये है मेरा ऑब्जेक्ट डॉट कीज वाला, ये मेरा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट डॉट कीज वाला है। और जो नीचे वाला है ये ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज वाला है। तो देखो ये इसमें सारी की सारी वैल्यूज मेरी एरे बन के आ चुकी है। तो ये काफी ज्यादा यूजफुल है, मतलब कि अगर आपको अपने उसमें सारी कीज और सारी वैल्यूज को एक साथ देखना है तो वो उनका एरे बना के रिटर्न कर देता है आपको दोनों का। अब देखो क्योंकि ये एक एरे बन चुका है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें लूप लगा सकते हैं और लूप लगा के हम इनको एक एक करके प्रिंट भी करा सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इनको कमेंट कर देता हूँ। और मैं कौन सा लूप लगाऊंगा, क्योंकि देखो देखो पहले क्या था, वो ऑब्जेक्ट था, तो मुझे कौन सा लूप लगाना पड़ता है इसमें, मुझे इसमें फॉर इन लगाना पड़ता। लेकिन जब मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया है किसमें, एरे के अंदर, तो मैं क्या लगा सकता हूँ, इसमें फॉर ऑफ वाला लूप लगा सकता हूँ। तो जल्दी से लगाते हैं, फॉर लेट आई ऑफ ए। ये क्या करेगा मेरा, ये प्रिंट करेगा मेरा, क्या करेगा प्रिंट, ये प्रिंट करेगा मेरा ऑब्जेक्ट डॉट कीज, मतलब कि जितनी भी कीज है मेरे उसके अंदर। और एक और लूप लगा लेते हैं बी के लिए, तो फॉर लेट आई ऑफ बी, ये क्या प्रिंट करेगा मेरा, ये मेरा प्रिंट करेगा हाँ, ये मेरा प्रिंट करेगा वैल्यूज को। तो अब आप जाके देखोगे तो देखो कितने अच्छे से। अच्छा मैं इसको पहले कमेंट कर देता हूँ एक बार, पहले हम इसको देखते हैं। जो हमारा ए वाला है, मतलब कि ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ठीक है, अब वो एक एरे बन चुका है जो ए है मेरा, उसके अंदर क्या क्या चीजें आ चुकी हैं, जितनी भी कीज है मेरे ऑब्जेक्ट की। और अब क्योंकि वो मेरा एक एरे बन चुका है तो मैं उसमें कौन सा लूप लगा सकता हूँ, फॉर ऑफ वाला लगा सकता हूँ, जो कि हम एरे में लगाते हैं।
आप देखोगे सारे के सारे उसने मेरे क्या करा, कीज को उसने प्रिंट कर दिया। अब मैं इसको कॉपी वो कर देता हूँ कमेंट, और इसको मैं अनकमेंट करता हूँ। ये क्या करेगा, जितनी भी मेरी वैल्यूज हैं, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज क्या करेगा, जितनी भी मेरी वैल्यूज हैं उठा के डाल देगा बी में और उनका एरे बना देगा। अब क्योंकि वो एक एरे बन चुका है तो उसमें हम कौन सा लगा सकते हैं, फॉर ऑफ लूप लगा सकते हैं। आप देखोगे तो जितनी भी उसकी वैल्यूज हैं उसको हमने एक साथ प्रिंट करवा लिया, एक एक करके, जैसे हम लूप में करवाते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप एक और काम कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो कि आप कुछ ऐसा कर सकते हो, देखो एक और हमने इसमें पढ़ा था अभी अभी कुछ देर पहले। देखो ये बॉक्स की बात हमने कर ली, ठीक है, ये इसकी बात भी हमने कर ली कि ऑब्जेक्ट डॉट कीज और ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज क्या होती हैं। दोनों को लॉक करवा के भी हमने देख लिया कि एरे होते हैं, और दोनों में हमने लूप लगा के भी देख लिया, इसमें भी लूप लगा रखा है और इसमें क्या है, वैल्यू में लूप, एक बार कीज में लूप लगा रखा है, एक बार मैंने वैल्यूज में लूप लगा रखा है, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा कोई खास बात नहीं है, जो हमने करके देख लिया पहले ही। अब इसमें एक और था, वो था ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज। तो ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज क्या करता है, वो क्या करता है कि एक एरे बनाता है की वैल्यू पेयर का। तो इसको भी हम यूज करके देख लेते हैं। तो मैं एक और यहाँ पे सी बनाता हूँ, कॉन्स्ट सी इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, फिर इसके अंदर मुझे ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा जो कि है पर्सन। ठीक है, देखो ये एक एरे बना देगा, एक्चुअली ये एक 2D एरे बनाएगा। ये क्या करेगा, इसका एक एरे बना देगा, इसका एक एरे बनाएगा। ठीक है, एक एक करके मैं थोड़ा यहाँ मार्कर ले लेता हूँ। देखो एक एक हर प्रॉपर्टी का एक एरे बना देगा, इस प्रॉपर्टी का एक एरे, इस प्रॉपर्टी का एक एरे, और उस एरे को कैसे स्टोर करेगा, पहले वो लिखेगा फुल नेम जो कि 0 पोजीशन पे होगा, फिर कॉमा लगा के ब्लेम। देखो ये कुछ ऐसे स्टोर करेगा, ऐसे ही करके जितने भी हैं सबको स्टोर कर लेगा। तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा कि कौन सा वो कैसे स्टोर करेगा, देखो मैं सब में मार्क बना दे रहा हूँ। जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सबको क्या करेगा, एक 2D एरे बना देगा। अब जल्दी से हम देख लेते हैं इसको हम कैसे करेंगे। तो कहाँ गया मेरा, हाँ, अब एक और मैं लू, अब देखो क्योंकि ये अब एक एरे बन चुका है, तो बहुत ही आसानी से मैं क्या कर सकता हूँ, एक इसमें लूप लगा सकता हूँ। कौन सा लूप लगाऊंगा मैं, फॉर ऑफ वाला। तो लेट आई, अच्छा एक और चीज मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, इसको मैं बाद में बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे कोशिश करोगे इन लगाने का, और अगर आप जाके इसका आउटपुट देखोगे तो आपको अजीब सा कुछ आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है क्योंकि ये एक एरे बन चुका है अभी। आपको क्या करना है, इसको ऑफ वाला लगाना है हमेशा, क्योंकि वो अभी एक एरे बन चुका है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम फॉर लेट आई ऑफ सी। ठीक है, तो लेट आई ऑफ सी, तो ठीक है, अब इसको हम लॉक करवा लेते हैं। अब देखो जैसे ही मैं इसे प्रिंट करवाऊंगा, ये देखो इसने क्या करा, सबका एक एरे बना दिया, सब एरे बना दिया, और उसमें क्या दे दिया मुझे, ये देखो पूरा एक सब एरे दे दिया उसके अंदर मुझे। अब देखो इसको मैं ओपन करूंगा तो देखो ये चीज ऐसे है। तो ये भी काफी ज्यादा काम की चीज है कि उसने क्या करा, जो की वैल्यू पेयर थे उन सबका एक एरे बना दिया और उनको एक एरे के अंदर रख दिया। यहाँ पे अगर आप अभी क्या करोगे, देखो सी लॉक करवाओगे अपने कंसोल में, अगर अभी हम सी लॉक कराएंगे अपने कंसोल में, देखो एक एरे बना फिर उसके अंदर ये सारे एरे हैं। ठीक है, मतलब कि ये क्या है, एक 2D एरे बना दिया उसने। तो ये भी काफी ज्यादा काम काम की चीज है कि आपकी जो की वैल्यू पेयर है उनका ये क्या करता है, एक एरे बना देता है। ठीक है, इसको भी अभी मैं क्या कर देता हूँ कमेंट। अब हम थोड़ा कुछ वो देखेंगे कि अ, हाँ, अभी हम देखेंगे कि कैसे हम इसको एरे में यूज कर सकते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज है उसको हम कैसे एक एरे में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एरे बनाता हूँ, ये रहा मेरा कोड, और ये उसकी मुझे नीड नहीं, एक्चुअली मुझे सबकी नीड नहीं है, मैं सब हटा देता हूँ। मैं जल्दी से एक ऑब्जेक्ट, मैं एक वो बनाऊंगा, एरे बनाऊंगा जिसके अंदर मैं लिखूंगा 2 की टेबल, 2, 4, 6, और अब मैं लिखूंगा यहाँ से 9 की टेबल, 9, 12, 15, 18, और इसे मैं सेव कर देता हूँ। अब मेरे पास एक एरे है, ठीक है, जिसके अंदर मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं। और अब हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट, अब मैं इसमें देखना चाहता हूँ कि जो डॉट एंट्रीज है वो कैसे यूज कर सकते हैं हम किसी एरे के ऊपर। तो आपको कुछ नहीं लिखना, आपको लिखना है क्या, रिजल्ट इक्वल टू ARR ऑब्जेक्ट डॉट ARR, और फिर इसके अंदर मुझे उस एरे का नाम दे देना जो कि है ARR। मैंने क्या गलत लिख दिया, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज होगा ना यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, और फिर उसके अंदर एरे का नाम जो कि है ARR। ठीक है, अब मैं इसका फायदा दिखाता हूँ, इसका फायदा क्या है। अब मैं इसमें एक लूप चलाऊंगा जिसका नाम है मेरा
फॉर ऑफ लूप लेट आई ऑफ रिजल्ट, और यहाँ पे मैं वैल्यू लॉग करवा दूंगा आई की। अब जाके देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आया। अब देखो उसने वही सेम काम करा कि सब एरे बना दिए। ठीक है, देखो उसके अंदर एक ट्रिक होती है कि अगर आप चाहते हो, देखो इसमें देखो एक चीज है, क्योंकि ये एरे है तो उसने क्या करा, देखो उसका जो इंडेक्स था उसका भी उसने की बना दी, क्योंकि उसकी जो हमारा एरे होता है जो उसमें की होती है वो इंडेक्स होती है, इंडेक्स का नंबर होता है। देखो 0 नंबर पे ये, 1 पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये, और एक्चुअली में एलिमेंट कौन सा है मेरा, एलिमेंट जो मेरा पर्पल से आ रहा है वो है, देखो 2 है, 4 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है और 18 है। तो देखो ये जो चीजें इनको मैं क्या कर सकता हूँ, इनको भी मैं लॉक करवा सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक एरे बना दूंगा आई कॉमा जे। अब देखो जो आई है वो मेरा इंडेक्स नंबर होगा उस एरे का। मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, अभी इसमें क्या होगा, ओके मैंने थोड़ा गलत कर दिया, यहाँ पे नहीं यहाँ पे बंद होगा, सेव। ठीक है, अब देखो क्या होगा इसमें ना, इसके अंदर दो चीजें, आपने इस वाली चीज को समझते हैं हम लोग। इसमें क्या होगा कि जो आई कॉमा जे है, जो भी आपने पहला वेरिएबल बनाया होगा उसके अंदर आएगा आपका एरे का इंडेक्स, और जे के अंदर क्या आएगा, वो आएगा एलिमेंट, और उस एलिमेंट का कौन सा इंडेक्स है। ठीक है ना, जैसे कि अगर 4 आएगा तो 4 का इंडेक्स कौन सा है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट में 4 होगा और इंडेक्स में 1 होगा। वापस जाके देखते हैं हम दोबारा से। अब आप देखोगे तो ये देखो, तो 0 पे क्या है 2, 1 पे क्या है 4, 2 पे क्या है 6। तो जैसे मैंने बताया था, ये जो मेरे व्हाइट कलर से लिखे गए हैं वो मेरे इंडेक्सिंग है, और जो मेरे इसमें पर्पल से लिखे गए हैं वो मेरे एलिमेंट है। तो देखो ये बहुत काम की चीज है, डॉट एंट्रीज वाला मेथड। इससे क्या कर सकते हैं हम, फॉर हम इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर ऑफ का लूप का यूज करते हुए हम इंडेक्स नंबर प्रिंट कर सकते हैं। पहले ये काम करना बड़ा मुश्किल था। देखो जो नॉर्मल लूप था, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, जो मेरा नॉर्मल लूप है उसमें किसी एरे का इंडेक्स प्रिंट कराने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, या फिर वो होता ही नहीं था। ठीक है, तो उसके लिए क्या मेथड है, उसके लिए आपको ये वाला मेथड है, यहाँ पे लिख देता हूँ, कांट प्रिंट इंडेक्स। ठीक है, जो हमारा नॉर्मल वाला लूप होता है, नॉर्मल वाला फॉर ऑफ लूप होता है, उसमें हम उसका इंडेक्स प्रिंट नहीं करा सकते, हमारे जो हमारा एरे है। लेकिन जो हमारा ये जो मेथड है ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, इसका यूज करके हम करा सकते हैं क्या, प्रिंट इंडेक्स। तो इसका यूज करके हम अपना इंडेक्स प्रिंट करा सकते हैं। इसमें हमें इसमें कौन सी बात ध्यान रखनी है, कि जो आपने ये यहाँ पे लिखा है, इसमें क्या होगा, हर बार जो आई में है वो इंडेक्स होगा और जे में आपका एलिमेंट होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई में इंडेक्स और जे में क्या होगा, मेरा एलिमेंट। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटी सी बात थी जो कि हमने पढ़ ली, जो हमारे ऑब्जेक्ट के मेथड थे। तो अगर ये मैंने बाद में ऐड करा तो आप देख लेना, ये जो ब्रेक एंड कंटिन्यू है, तो पेज नंबर 33 पे ये चीज़ ऐड है। तो क्योंकि ये वीडियो के एंड में है तो थोड़ा कंपाइल कर लेना उसको आगे पीछे करके।